उस टाइप पिन के अंदर एक बहुत नन्हा सा और बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। उस ट्रांसमीटर के जरिए दुश्मन हमारे फौजी ऑफिसरों की बातें सुनते रहते और सरहद पर इंडियन फौज की सरगर्मियों से आगाह रहते। आनंद को इस राजदारी से हिरासत में लिया गया था कि किसी को पता भी नहीं चल सका। उसके कब्जे से वो ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया गया जो शेताब ने उसे दिया था। पूछगछ के दौरान आनंद ने बताया कि शेताब से उसकी मुलाकात चंद महीने पहले ही हुई थी। उसने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और पैसों का लालच भी दिया था। ये ट्रांसमीटर उसे इसलिए दिया गया था कि वो अपने पिताजी से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में उसे आगाह करता रहे। आनंद ने शेताब के बारे में बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। उसके बताए हुए पते पर दिल्ली में छापा मारा गया, लेकिन शेताब को शायद आनंद की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। वो रूपोश हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला। सीता खामोश हो गई, चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर बोली, इस वाक़े के चंद रोज बाद 2 आदमियों ने मुझसे राब्ता किया। वो इंटेलिजेंस एजेंसी रा के ऑफिसर थे। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए जहां 2 और बड़े ऑफिसरों से मेरी मुलाकात कराई गई। उनमें एक औरत भी थी। रा को पता चल गया था कि मेरी वजह से इंडियन फौज के खिलाफ एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी। उनके ख्याल में मेरे अंदर वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद थी जो रा के एजेंट में होनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे एजेंसी के लिए काम की पेशकश की और ये वादा भी किया कि मेरी तालीम का हर्ज नहीं होगा। जब तक मैं तालीम से फारिग नहीं हो जाती, मेरी तरबियत का सेशन जारी रहेगा और तालीम से फारिग होने तक मैं मुकम्मल तौर पर तरबियत हासिल कर चुकी होंगी। रा के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी। उनके एजेंट न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मैंने ये पेशकश कबूल कर ली और फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर बहुत से इंकशाफात होते चले गए। इसराइली मोसाद को दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस समझा जाता है, लेकिन रा उसके भी कान काटने लगी है। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से रा की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। इसराइली मोसाद इस सिलसिले में रा से भरपूर ताउन कर रही है। न सिर्फ रा के एजेंटों को इसराइल में तरबियत दी जाती है, बल्कि मोसाद के एजेंट यहाँ भी रा के एजेंटों को तरबियत देते हैं। पाकिस्तान में तखरीब कारी और दहशत गर्दी के लिए राजस्थान में कई ऐसे कैंप कायम हैं जहाँ दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान से इन नौजवानों को यहाँ लाया जाता है जो किसी न किसी वजह से अपने लोगों और अपनी हुकूमत से नाराज हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी से लालच में आकर रा के एजेंटों के हाथ लग जाते हैं। यहाँ उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनके दिलो दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नफरत भर दी जाती है और मोसाद और रा के एजेंट उन्हें तखरीब कारी और दहशत गर्दी की तरबियत देते हैं। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है जहाँ वो बेदर्दी से अपने ही लोगों पर मौत बरसाते हैं, बमों के धमाके करते हैं और तबाही और बर्बादी फैलाते हैं। बहरहाल वो एक बार फिर खामोश हो गई। तालीम खत्म होने के बाद मुझे रा की तरफ से बाकायदा असाइनमेंट दिए जाने लगे। मैं सरहद पार करके 2 मरतबा कराची भी जा चुकी हूँ। इधर मेरे घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं किन सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। मैंने तो इन्हें ये भी खबर नहीं होने दी थी कि मैं रा के लिए काम कर रही हूँ। इसी दौरान गोपाल सिंह मेरा कजन 2nd लेफ्टिनेंट की हैसियत से फौज में अपनी ड्यूटी संभाल चुका था। कुछ अरसा बाद उसे कश्मीर भेज दिया गया था जहां वो लेफ्टिनेंट बन गया। मैंने उन दिनों एजुकेशन का एक स्पेशल कोर्स शुरू कर दिया था। मेरा एक मुसलमान दोस्त सलीम इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहा था। गोपाल कश्मीर से वापस आ चुका था। उस रोज वो हमारे घर आया तो मैं अकेली थी। उसके दिल में हवस जाग उठी और उसने मुझे दबोच लिया। उसने मुझे रोन डाला और फिर सलीम भी आ गया। गोपाल को उसने बुरा भला कहा तो गोपाल ने उल्टा उसी को फंसा दिया। पहले खुद उसे मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सलीम पर इतना तशद्दुद किया कि वो खत्म हो गया। मैं अगर चाहती तो अपने रा के ताल्लुकात बुरेकार लाकर गोपाल को न सिर्फ फौज से निकलवा देती बल्कि उसे सड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए जेल में भी डलवा देती, लेकिन मैं खुद उसे इंतकाम लेना चाहती थी और मौका की तलाश में रहने लगी। उन्हीं दिनों कश्मीर के हवाले से तुम्हारा और अंगूरी का बड़ा शोहरा था। तुम दोनों कश्मीर में भारतीय फौज को पे दर पे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे थे और तुम लोगों की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए फौज और हिंद सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर किए गए। बिल आखिर तुम दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार की गई। मुझे कश्मीर और तुम्हारे बारे में ब्रीफिंग देकर कश्मीर भेज दिया गया। मंसूबा ये था कि मैं मुजाहिदा के रूप में किसी न किसी तरह तुम तक रिसाई हासिल करूं और तुम्हें किसी चक्कर में फंसा कर वहां से निकाल लाऊं। मुझे बताया गया था कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीर में आबाद हिंदुओं पर बेपनाह मुजालिम डाल रहे हैं। वो हिंदुओं को वादी से निकाल देना चाहते हैं
ان کی بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی املاک پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہندو اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پولیس ہندوؤں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئی تو ان کی رکشا کے لیے فوج بھیجی گئی۔ کشمیری مسلمان کھلی بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے فوجی کیمپوں اور قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں انہیں پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ پاکستان انہیں دڑا دڑ اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ گوپال سنگھ نے جے پور میں میرے ساتھ جو کچھ کیا اس سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، اور پھر وہ مزے لے کر بتاتا رہا تھا کہ وہ کشمیر میں کس طرح مسلمان عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اور جب میں نے کشمیر میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو بھارتی فوجیوں سے میری نفرت دو چند ہو گئی۔ لیکن میں ایک مشن پر نکلی ہوئی تھی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ تم تک ضرور پہنچوں گی۔ میں ڈوڈا میں اپنے ماما کے گاؤں میں تھی تو انگوری کی ہلاکت کی خبر ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ تم زخمی ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس سے صرف ایک روز پہلے میں نے چاچا قربان علی کے ساتھ ڈوڈا میں ایک مسلمان مجاہد سے ملاقات کر کے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کی تحریک میں شامل ہونا چاہتی ہوں، لیکن اسے پتا چل گیا تھا کہ میں ہندو ہوں۔ میں نے بھی اپنا دھرم نہیں چھپایا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کوئی ہندو کشمیری مسلمانوں اور ان کی تحریک کا کتنا ہی ہمدرد کیوں نہ ہو، اسے تحریک میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اگلے روز تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں مل گئے۔ تم شدید زخمی تھے۔ میں تمہیں غار میں لے گئی۔ میرے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہارا علاج کراؤں گی، تمہاری سیوا کروں گی، اور اس طرح شاید میں تمہارے توسط سے تمہاری پارٹی اور پھر شمروز تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم ہی شمروز ہو تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے ماما کی مدد سے تمہیں وہاں سے نکال لاؤں گی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند روز بعد ہی میرے اندر یہ احساس جاگ اٹھا کہ میں تو تم سے پریم کرنے لگی ہوں۔ پریم کی طاقت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا گیا ہے۔ اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ پریم ایسا جذبہ ہے جو نہ تو دین دھرم کو دیکھتا ہے، نہ ہی دوست اور دشمن میں تفریق کرتا ہے۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں وہاں سے نکالوں گی تو ضرور، لیکن اس طرح نہیں جس طرح منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر اس روز جب چشمے کے قریب مجھے دو ہندو فوجیوں نے گھیر لیا، ہندو فوجیوں سے مجھے اور بھی نفرت ہو گئی۔ اور جس طرح تم نے اپنی جان پر کھیل کر ان دو بیڑیوں سے میری عزت اور جان بچائی، اس سے میرے من میں تمہاری عزت بڑھ گئی۔ قدرت بھی میرا ساتھ دیتی رہی۔ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ ہم دونوں وہاں سے دور ہٹتے چلے گئے، اور بالآخر میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا اور نہ ہے کہ تمہیں سرکار کے حوالے کروں گی۔ لیکن میں نے سیتا کے خاموش ہونے پر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم تو کیپٹن گوپال کو یہاں لے کر آئی تھی اور بڑے فخر سے اسے بتایا تھا کہ کشمیر کے سب سے خطرناک اگروادی کو پکڑ کر لے آئی ہو۔ ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ سیتا مسکرائی۔ کیپٹن گوپال کو کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ میں راہ کے لیے کام کر رہی ہوں اور کسی اہم مشن پر کشمیر گئی ہوئی ہوں، اور پھر میں نے اس سے اپنا انتقام بھی لینا تھا اور اپنی اس توہین کو بھولی بھی نہیں تھی۔ میرا سینہ اب بھی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسے کوئی چارہ ڈالنا ضروری تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، کیپٹن گوپال اس وقت آفیسرز میس میں تھا۔ میں نے اسے پیغام بھیج کر الگ بلوا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ کئی مہینوں بعد ہمارا سامنا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں ایک بار پھر ہوس جاگ اٹھی تھی۔ ہم آفیسرز میس کے ایک الگ کمرے میں بیٹھے رہے۔ وہ میرے ساتھ اپنی شام رنگین بنانا چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد میرے کپڑے اتارنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس مشن پر کشمیر گئی ہوئی تھی۔ اگر میں شمروز کو خاموشی سے راہ کے حوالے کر دوں تو کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے لالچ دیا کہ اگر شمروز کو اس کے توسط سے سرکار کے حوالے کیا جائے تو اسے پروموشن بھی مل سکتی ہے۔ اس طرح وہ آسانی سے میری چال میں آ گیا، اور یہاں آ کر جو کچھ بھی ہوا وہ سب تم نے دیکھ لیا۔ یہ ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ناٹک تو یہ خود بخود بن گیا۔ میں تو اسے صرف پھانس کر لانا چاہتی تھی۔ سیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بات اور۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ہنومان گڑھ میں وہ آدمی کون تھا جس کی لاش؟ اوہ، سیتا نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم ابھی تک اس واقعے کو بھولے نہیں ہو؟ میرے ذہن میں ایک خلش ہے۔ میں نے کہا، وہ آدمی کون تھا اور تم اس رات کمرے سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ اوہ، اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔
तो तुम्हें मालूम था कि मैं रात को कमरे से बाहर गई थी? मेरी आंख खुल गई थी। मैंने जवाब दिया, तुम कमरे में नहीं थी। मुझे नहीं मालूम तुम कितनी देर पहले बाहर गई थी, लेकिन मेरे जाग जाने के 10-12 मिनट बाद निहायत खामोशी से वापस आई थी। और फिर सुबह यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है और मकतूल का गेस्ट हाउस से भी कोई ताल्लुक नहीं था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वो कौन था और तुमने उसे कत्ल क्यों किया था? तो गोया तुम्हें अब भी शुबा है कि उस आदमी को मैंने कत्ल किया था। सीता बोली। उसके होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट खेल रही थी। शुबा नहीं, यकीन है, मैंने जवाब दिया। सुबह मैंने कमरे के कालीन पर सुर्ख मट्टी देखी थी जो तुम्हारी चप्पलों के साथ अंदर आई थी। हम खाने के लिए जब सामने वाले लान में गए थे तो तुमने जॉगर्स पहने हुए थे और फिर इस तरफ कहीं मट्टी नहीं थी। गेस्ट हाउस के पिछली तरफ कच्ची जमीन है और मट्टी सुर्ख है और कमरे में वो सुर्ख मट्टी तुम्हारी चप्पलों के साथ आई थी। ओह, बहुत गहरा मुशाहिदा है तुम्हारा। सीता के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, यही कह लो। मैंने कहा, वो कौन था और तुमने उसे कत्ल क्यों किया था? वो रा का एजेंट गौतम था। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और उसे ये भी मालूम था कि मैं किस मिशन पर कश्मीर गई थी। उसने मुझे देख लिया था। उसे शुबा था कि मेरे साथ शमरोज के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसने वेटर के जरिए पैगाम भेजकर मुझे अलग बुला लिया। उस वक्त मैं भी उलझन का शिकार थी कि वो कौन है जिसने मुझे इस कदर राजदारी से अलग बुलाया है। लेकिन जब मैं पौधों के दूसरी तरफ पहुंची तो गौतम को देखकर परेशान सी हो गई। वो बड़ा हरामी आदमी था। उसके जरिए हमारी आमद की इत्तला हमसे पहले जैसलमेर और जयपुर पहुंच सकती थी और मुमकिन था कि हमें रास्ते ही में घेर लिया जाता। हमारी निगरानी शुरू हो जाती। उसे शुबा था कि मेरे साथ शमरोज है, लेकिन मैंने उसे बताया कि शमरोज को एक होटल में ठहराया गया है। गौतम मुझसे कुछ तलब कर रहा था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका मुतालिबा पूरा ना किया तो वो रात ही रात में शमरोज को तलाश करके मौत के घाट उतार देगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने उसे रात 3 बजे गेस्ट हाउस के पीछे एक खट में बुला लिया और गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। अगर वो बचकर निकल जाता तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां पैदा हो सकती थी और मैं नहीं चाहती थी कि फिलहाल तुम्हारे लिए मजीद परेशानियां पैदा हों। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। तुम्हारे लिए, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है और मैं इस प्रेम शक्ति पर विश्वास रखती हूँ। वो चंद लम्हे मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बेड से उतरकर मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और चेहरा उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम भी एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि मुझसे प्रेम करते हो। बस एक बार कह दो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हवेली का फाटक जोर जोर से दड़दड़ाया जाने लगा। फाटक बदस्तूर दड़दड़ाया जा रहा था और रात के सन्नाटे में ये आवाज दूर तक फैल रही थी। कौन हो सकता है? सीता ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से वहशत सी झलकने लगी थी। तुम जानो, मैंने कंधे उचका दिए। मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। तुम्हारा कोई चाहने वाला हो तो ये मजाक का वक्त नहीं है। सीता ने मेरी बात काट दी। रात को इस समय कौन हो सकता है? पुलिस भी हो सकती है। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि मैं इस कदर पुरसुकून क्यों था। हालांकि इस किस्म की सूरत हाल में तो मुझे बदहवास हो जाना चाहिए था। 2 गोलियां तुमने इस हवेली के हाल कमरे में चलाई थी। कैप्टन गोपाल यहाँ ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बुलबुलाता भी रहा था। मुमकिन है इन गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज इस हवेली से बाहर ना गई हो, लेकिन भागते हुए कैप्टन गोपाल पर गेट के करीब तुमने 3 गोलियां चलाई थीं। उनकी आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंजी थी। हो सकता है पुलिस स्टेशन करीब ही हो और आवाज थाने तक पहुंची हो। यह भी मुमकिन है कि गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज करीब की किसी हवेली में सुन ली गई हो और उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया हो। ये मुमकिन नहीं, सीता बोली। गोलियों की आवाज बाज़गश्त पैदा करती हुई फजा में फैली थी। इस तरह ये अंदाजा लगाना दुश्वार होता है कि गोली किस जगह से चलाई गई थी। अगर पुलिस नहीं तो कैप्टन गोपाल के दोस्त होंगे। मैंने कहा, तुम ऑफिसर्स मेस से गोपाल को बुला कर लाई थी। वहाँ तुम्हें किसी और ने भी देखा होगा। कैप्टन गोपाल के वापस न पहुँचने पर उन्हें तशवीश हुई होगी। हो सकता है वो उसके बारे में पूछने के लिए आए हों। मैं वहाँ सिर्फ एक अर्दली के सामने आई थी जिसे पैगाम देकर मैंने कैप्टन गोपाल को अलग बुला लिया था। किसी और की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। बहरहाल वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, सूरत हाल मखदूश भी हो सकती है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पर एहतियात फिर भी जरूरी है। मैं बाहर जा रही हूँ।
तुम ऐसी जगह खड़े रहना जहाँ से किसी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। हम दोनों बेडरूम से बाहर आ गए। मैंने कैप्टन गोपाल वाला वो पिस्तौल उठा लिया जो सीता ने साफ करके ड्रेसिंग टेबल पर रख लिया था। उसमें से 5 गोलियां वो चला चुकी थी, 2-3 गोलियां ही बची होंगी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। खाली पिस्तौल भी किसी पर दहशत तारी करने के लिए काफी होता है। बेडरूम में जाने से पहले सीता ने बड़े हाल की बत्ती बुझा दी थी। हाल में अंधेरा था। सीता मेरा हाथ पकड़े मोहतात अंदाज में चलती रही। मुझे भी अंदाजा था कि हाल में कौन सी चीज कहाँ रखी है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक कुर्सी से टकरा गया। घुटने पर चोट लगी और मैं बेख्तियार करा उठा। ख्याल से सीता ने मेरा हाथ दबाया। बत्ती जला दूं? नहीं, रहने दो, मैंने घुटना सहलाते हुए जवाब दिया। उसी दौरान गेट एक बार फिर दड़दड़ाया गया। अंदाज अब भी वही जारहाना था। लगता था जैसे कोई उजलत में हो। हम दोनों एक बार फिर आगे चल पड़े। बरामदे वाले दरवाजे के करीब मैंने सीता का हाथ छोड़ दिया और चंद गज दूर खिड़की के करीब पहुंच गया, जिसके सामने गहरे नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने पर्दे का एक कोना सिरका कर बाहर झांका। बरामदे में गालबन 60 वाट का बल्ब जल रहा था। बरामदे के अंदर और उसके आसपास तो इस बल्ब की रोशनी माकूलियत की हद तक ठीक थी, लेकिन इससे आगे ये रोशनी बतदरीज कमजोर पड़ती चली जा रही थी। तहम गेट नजर आ रहा था। सीता ने बोल्ट गिरा कर दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल गई। वो सिर्फ 1 सेकंड को बरामदे में रुकी थी, फिर सीढ़ियां उतर कर तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ चलने लगी, क्योंकि इस दौरान गेट एक बार फिर दड़दड़ाया गया था। गेट के करीब पहुंचकर सीता रुक गई। उसने पहले जुरी में से झांक कर बाहर देखा। चंद लम्हे शायद तजब्जुब का शिकार रही, फिर उसने गेट का जैली दरवाजा खोल दिया। मैं पिस्तौल हाथ में लिए खिड़की से लगा खड़ा था और ये फैसला कर लिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो कोई अमली कदम उठाने में एक लम्हा की भी ताखीर नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही लम्हा एक लड़की को अंदर दाखिल होते देखकर मेरी आंखों में उलझन तैर गई। सीता ने एक लम्हा उससे कोई बात की, फिर दरवाजा बंद करके बोल्ट चढ़ाया और लड़की का हाथ पकड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई बरामदे की तरफ आने लगी। बरामदे में बल्ब की रोशनी में उस लड़की को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उसका जायजा नहीं ले सका था, क्योंकि सीता उसे लेकर दरवाजे में दाखिल हो चुकी थी। उसने दरवाजा भी बड़ी आहिस्तगी से बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया था। मैं अपनी जगह पर बेहिसो हरकत खड़ा था। अंधेरे में उस लड़की की तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी सांसों की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे बहुत दूर से भागती हुई आई हो और शायद किसी बात पर खौफजदा भी हो। महाबीर, अंधेरे में सीता की आवाज उभरी। मेरे साथ एक मेहमान है, मैं उसे लेकर बेडरूम में जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। जाहिर है सीता ने ये बात मुझसे ही मुखातिब होकर कही थी। वो उस लड़की के सामने मेरा असल नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे महाबीर के फर्जी नाम से मुखातिब किया था। वो दोनों गालिबन दीवार के साथ साथ चलती हुई राहदारी में मुड़ गई थी और जब मैंने बेडरूम के दरवाजे में कदम रखा तो वो लड़की ऐन मेरे सामने थी। मुझे और मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर उस लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो गया। उसकी आंखें वहशत से फैल गई थी। ओह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, डरो नहीं। मुझे इस तरह पिस्तौल हाथ में लिए कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल ड्रेसिंग टेबल की दराज में रख दी और मुड़कर उस लड़की को देखने लगा और अब मेरी आंखों में वहशत नमूदार होने लगी थी। वो लड़की उस हिरनी की तरह खौफजदा थी जो शिकारियों के नरगे से अपनी जान बचाकर भागी हो। उसकी उम्र बमुश्किल 17 साल रही होगी। दुबला पतला बदन, चेहरे के नक्कुश निहायत जाज़ब, बड़ी बड़ी सियाह आंखें तो वाकई किसी हिरनी से मुशाबा थी। उसकी रंगत अगरचे किसी कदर सांवली थी, लेकिन उसमें बेपनाह कशिश थी। उसके नीम उरिया सीने पर और दाएं बाजू पर क्रोंचों के निशान थे। सर के बाल भी उलझे हुए थे। उसकी ये हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद वो गुंडों के चुंगल में फंस गई थी और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। मुझे देखकर उसने दोनों हाथ सीने से लपेट लिए। शायद वो अपनी बरहंगी छुपाना चाहती थी, लेकिन वो अपने मकसद में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। उसका ये फटा हुआ मुख्तसर लिबास देखकर ये भी अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि वो साड़ी पहने हुए थी जो दींगा मुश्ती के दौरान उतर गई थी। वो लड़की वहशत ज़दा सी नजरों से कभी मुझे और कभी सीता को देख रही थी। सीता ने पलंग पर पड़ी हुई चादर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे उसने जल्दी से अपने जिस्म पर लपेट लिया। बैठ जाओ, सीता ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुझे बचा लो दीदी। लड़की की आवाज खौफ से कपकपा रही थी। वो लोगन मेरे को मार देवेंगे, मेरे शरीर के टुकड़े कर देवेंगे। डरो नहीं, सीता ने कहा। यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कोई हमारी इजाजत के बगैर इस हवेली में कदम नहीं रख सकता। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, आराम से बैठ जाओ।
वो लड़की झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। चादर के अंदर उसका बदन होले होले कांप रहा था। खौफ से उसके होंठ भी सफेद पड़ गए थे। वो बार बार होंठों पर जुबान फेर रही थी। सीता उठकर बेड के दूसरी तरफ चली गई, जहां साइड टेबल पर पानी से लबरेज जग और उसके करीब ही एक गिलास भी रखा हुआ था। उसने गिलास में पानी डाला और लड़की के करीब आ गई। लो, जल पी लो, तुम्हें प्यास लग रही होगी। लड़की ने एक हाथ चादर में से निकालकर गिलास की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ रास्ते ही में रुक गया और वो बेबसी किसी नजरों से सीता की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? सीता ने पूछा। मम्मा, मैं नीच जाति की हूँ दीदी, वो हकलाई। ओह, सीता बोली, तो इसलिए तुम गिलास नहीं पकड़ रही, लेकिन तुम तो हमारी कुर्सी पर बैठी हो, हमारी चादर भी तुमने ओढ़ रखी है। लड़की एक झटके से कुर्सी से उतर गई। उसने चादर जिस्म से हटाना चाही, मगर रुक गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए थे। डरो नहीं, सीता ने नरम लहजे में कहा। मैं जातों की छोटाई बढ़ाई को नहीं मानती। आराम से बैठ जाओ और जल पियो। प्यास से तुम्हारा हलक खुश्क हो रहा है, होंठों पर पपड़ियां जमी हुई हैं, लेकिन तुम इसलिए ये जल नहीं पी रही हो कि तुम्हारे छूने से ये गिलास नष्ट हो जाएगा। लो, जल पियो और नीच जाति का ख्याल दिल से निकाल दो। लड़की ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और चादर में से हाथ निकाल कर गिलास ले लिया और एक ही सांस में सारा पानी हलक में उंडेल लिया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।